गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके संबंध में बात कर रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में राष्ट्रपति की विधायिका से जुड़ी हुई शक्तियों के ऊपर चर्चा शुरू की थी कि राष्ट्रपति संसद के संबंध में कौन कौन सी शक्तियां रखता है। ठीक है, और इसी संबंध में हमने सबसे पहला जो आर्टिकल देखा था वो था आर्टिकल 79, जिसमें क्या कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होगा। किसका अभिन्न अंग होगा? संसद का अभिन्न अंग होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि संसद का निर्माण निम्न तीन अंगों से मिलकर होता है या संसद का गठन निम्न तीन अंगों से मिलकर होता है। देखिए, अगर हम संसद की बात करें तो संसद का अभिन्न अंग होगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, संसद का एक अंग होगा संसद का उच्च सदन राज्यसभा और एक अंग होगा राज्य लोकसभा। ठीक है, तो संसद का गठन निम्न तीन अंगों से मिलकर होता है और संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में आपको देखने को मिलेगा। 79 में राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग घोषित किया गया है। कल हमने इसके ऊपर बात की थी। ठीक है, देन उसके बाद हमने आर्टिकल 80 के खंड 3 की बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां से कई बार सवाल दिए जाते रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 80 के जो खंड तीसरा जो खंड है, इसमें कहा गया है कि चूंकि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है, वो संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए उसको एक स्पेशल पावर दी गई है अनुच्छेद 80 में। और कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के उच्च सदन, जिसे हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, राज्यसभा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का, कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का क्या कर सकता है? मनोनयन कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो 12 सदस्य हैं, ये क्या हम आप में से कोई भी हो सकता है या इसके लिए कोई विशेष क्राइटेरिया, स्पेशल क्राइटेरिया बनाया हुआ है? ठीक है दोस्तों, क्या ये जो शक्ति है राष्ट्रपति की स्वयं विवेक शक्ति है, अर्थात स्वतंत्र शक्ति है, या वो किसी की सिफारिश या मंत्रणा से ये कार्य करेगा? तो कल इसके ऊपर हमने बात की थी, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए, राज्यसभा के ये जो 12 सदस्य है ना दोस्तों, ये हम जैसे कोई आम आदमी नहीं होगा, यानी कि हर किसी को नहीं नॉमिनेट किया जा सकता। ये 12 सदस्य जो हैं, ये कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा, 1 2 3 4, इन 4 क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति यदि है, जैसे पिछली बार आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर जो है वो कला क्षेत्र में यानी कि खेल क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, तो उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रपति इन 4 क्षेत्रों में, कला में देखिए आपकी बॉलीवुड भी आ जाएगी, कोई सिंगिंग आ जाएगा, ठीक है, खेल कूद आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस के किसी क्षेत्र में, ठीक है, और समाज सेवा के इन 4 क्षेत्रों में यदि कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति है तो राष्ट्रपति इन 4 क्षेत्रों में से 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में सीधे कर देता है, इनको सीधे नॉमिनेट कर देता है। अर्थात इन 12 लोगों को राज्यसभा के सांसद का चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, ये सीधे ही बगैर चुनाव लड़े क्या हो जाते हैं, नॉमिनेट हो जाते हैं और सीधे ही सांसद बना दिए जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो शक्ति है राष्ट्रपति की जो अनुच्छेद 83 में दी गई है, ये स्वयं विवेक शक्ति नहीं है, स्वयं विवेक शक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों का मनोनयन करने के लिए अकेला ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये केवल उन्हीं 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा जिनकी सिफारिश किसके द्वारा भेजी जाएगी दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा भेजी जाएगी। ये 12 सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा नॉमिनेट होंगे, उन्हीं को राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा। यह अनुच्छेद 80 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट आपकी शक्ति की। राष्ट्रपति की जो अगली विधायी शक्ति है वो जुड़ी हुई है दोस्तों अनुच्छेद 85। ठीक है, 85 क्या कहा गया है? देखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें, संसद की कितनी बैठकें बुलाने के लिए बाध्य होगा, या सवाल यहां से पूछा जाता है कि संसद की 2 बैठकों के मध्य अधिक से अधिक अंतराल कितना हो सकता है। यह जो सवाल दिया जाता है यह हमेशा अनुच्छेद 85 से जोड़कर दिया जाता है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संसद के किसी सत्र
की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से, कितने माह से? 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा। जैसे कि आप जब हम संसद पढ़ेंगे तो हम इसमें चर्चा करेंगे। संसद के कई सारे सत्र होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, मॉनसून सत्र, बजट सत्र, ऐसे नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ग्रीष्म सत्र की जो अंतिम बैठक है, ठीक है, और अगले सत्र की जो पहली बैठक है, इन दोनों बैठकों के मध्य अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बैठकें बुलाने के लिए बाध्य होगा। यह राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। वजह क्या है? क्योंकि अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है, और चूंकि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख भी है, इसी कारण उसे यह जिम्मेदारी दी गई है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात हम कह सकते हैं, राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें बुलाने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 में यह तय कर दिया गया कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें बुलाने के लिए बाध्य होगा, और संसद के 2 सत्रों की बैठकों के मध्य, या मैं यूं कहूं कि संसद के किसी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल हो सकता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये जुड़ा हुआ है आपका अनुच्छेद 86 से। अनुच्छेद 86, ठीक है, अनुच्छेद 86 क्या कहता है? अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में संसद द्वारा पारित विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हों, अन्यथा वह विधेयक ही रहता है। जैसे उदाहरण, कुछ समय पहले आपने सुना होगा एक शब्द बहुत चर्चा में रहा था, CAB, ठीक है, और बाद में एक और शब्द चर्चा में आया, CAA। ठीक है, CAB मींस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक जो संसद लेके आई थी, संसद ने उसे पारित कर दिया, और जब राष्ट्रपति ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया तो ये CAB कन्वर्ट हो गया किसमें? CAA में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे लेकर शाहीन बाग में आपने देखा होगा काफी बड़ा एक आंदोलन भी देखने को मिला था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 86 क्या कहता है। 86 कहता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन में लंबित पड़े विधेयक राष्ट्रपति संसद के किसी सदन में लंबित पड़े विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई विधेयक है, राज्यसभा ने पारित कर दिया लेकिन वो लोकसभा में अटका हुआ है, या लोकसभा ने पारित कर दिया और वो राज्यसभा में अटका हुआ है, और राष्ट्रपति को ये बात मालूम है, राष्ट्रपति के नजर में ये बात है, तो राष्ट्रपति जिस सदन में ये विधेयक लंबित पड़ा है उस सदन को संदेश भेज सकता है कि वो इस बात की सूचना दे कि उसे लंबित क्यों रखा गया है। यदि वो पारित नहीं करना चाहते हैं तो आप इस बात को क्लियर करें, और यदि ऐसा नहीं है तो आप उसे जल्द से जल्द
पारित करें। कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे उद्देश्य ये है कि ताकि संसद में ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग क्रिएट ना हो, उन्हें कम किया जा सके, इसलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। और राष्ट्रपति का यह कर्तव्य बनाया इसलिए गया है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और वो देश का सर्वेसर्वा है। ठीक है, तो वो ये सुनिश्चित करता है कि संसद की सभी कार्रवाइयां जो हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलने का, अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल सके। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 86 में कहा गया है। आगे देखिए, अब बात करते हैं आपके एक नेक्स्ट आर्टिकल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 108। ठीक है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे या आपने जरूर सुना होगा, ये जो अनुच्छेद 108 है ये संसद की संयुक्त बैठक से रिलेट करता है, ये आपको सबको पता होगा। यहां से कई बार सवाल दिए जाते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं कि एक सवाल पूछा जाता है यहां से कि संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, यह सवाल पूछा जाता है। कई बार यह पूछ लिया जाता है कि अब तक संसद की बैठकों की कितनी संख्या हुई है, कितनी बार संसद की बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए, दरअसल आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो स्वयं राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, दरअसल संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा में जो संख्या बल है वो अधिक है। संख्या बल अधिक होने के कारण ही लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह सदैव संसद के संयुक्त बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। यदि सवाल पूछा जाए कि वर्तमान समय तक अब तक के राजनीतिक इतिहास में कितनी बार संसद की संयुक्त बैठकें आयोजित की गई हैं, तो दोस्तों ऐसा केवल 3 बार ही हुआ है। ठीक है, देखिए उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को अधिकार है। किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक क्यों बुलाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी विधेयक पर मैं दोबारा से लिख देता हूं, यदि किसी विधेयक पर संसद के सदनों के मध्य मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक है जिस विधेयक को मान लीजिए सत्ता पक्ष ने लोकसभा में तो पारित करवा लिया है, लेकिन राज्यसभा उसे पारित करने के लिए राजी नहीं है। वजह बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है राज्यसभा में उपस्थित जो सदस्य हैं वो उस कानून को गलत मान रहे हो, या वो उस विधेयक में कुछ संशोधन करवाना चाह रहे हो, इसलिए उसे रोक लें, या फिर विपक्ष भी ऐसा कर सकता है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन यदि क्रिएट होती है, ठीक है, कि संसद के दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का यह दायित्व बनता है कि वह आर्टिकल 108 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और इस बैठक की अध्यक्षता सदैव कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन जब हम कुछ हायर एग्जाम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां से बहुत सारे टिपिकल सवाल बनाकर दे दिए जाते हैं। जैसे अब यहां पर एक शब्द आप मेरे मुंह से बार बार सुन रहे हो, वो है विधेयक।
विधेयक, या फिर में से क्या कह सकते हो आप, इसे बिल कह सकते हो। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि विधेयक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, या किस हर प्रकार के विधेयक है बिल पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो यदि नहीं तो ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और ऐसी चीजें आपको टिपिकल एग्जाम्स में देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर बात करते हैं विधेयक के संबंध में। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं, इस संबंध में हम डिटेल में चर्चा करेंगे संसद के अंदर, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शब्द आपके सामने बार बार आता रहेगा। ठीक है, देखिए विधेयक कौन पेश कर रहा है, पेश करने वाले के आधार पर देखिए विधेयक कौन पेश कर रहा है, इस आधार पर हम हमारे बिल या विधेयकों को दो टाइप्स में बांट सकते हैं। कितने टाइप्स में दोस्तों, 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। 2 प्रकार के ऐसे विधेयक होते हैं पेश करने वालों के आधार पर। एक विधेयक होता है जो दोस्तों जिसे कहते हैं सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, और एक विधेयक जो होता है उसे हम कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। क्या कहते हैं, गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी का मतलब यहां पर प्राइवेट से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसद के बाहर का कोई व्यक्ति आएगा, प्राइवेट व्यक्ति आएगा, निजी व्यक्ति आएगा और वो उसे पारित करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। समझिए, देखिए सरकारी विधेयक से तात्पर्य ऐसे विधेयकों से है, या मैं यूं कहूं, जैसे कि आप याद करिए, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, मैंने आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का डिफरेंस समझाया था। ठीक है, ध्यान है आपको। और आपको यह भी पता होगा कि यदि कोई सरकार जीतकर सत्ता पक्ष में आती है, केंद्र सरकार बनती है, तो उसके जितने भी सांसद जीते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो उन सभी सांसदों को मंत्री पद मिल जाए, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का एक निश्चित आकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हमारे संविधान में यह तय कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद में, या मैं यूं कहूं कि मंत्रियों की संख्या अधिक से अधिक लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। या हम ब्राउन फिगर की बात करें तो मंत्रिपरिषद में अधिक से अधिक कितने मंत्रियों को जगह मिल सकती है, 82 लोगों को मिल सकती है। बहुत इनमें से कुछ कैबिनेट मंत्री बना दिए जाएंगे, कुछ राज्य मंत्री बना दिए जाएंगे, शेष उप मंत्री बना दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। मान लीजिए यदि कोई विधेयक है, तो वह विधेयक जो है, उस विधेयक में यदि कोई विधेयक जो है वो मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जा रहा है या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जा रहा है, तो ऐसा विधेयक जो है दोस्तों वो कहलाएगा सरकारी विधेयक। ठीक है, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा पारित किया जाने वाला विधेयक क्या कहलाएगा, सरकारी विधेयक कहलाएगा। ठीक है, और यदि कोई विधेयक ऐसा है जो मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा पारित नहीं किया जा रहा है, पेश नहीं किया जा रहा है, वो संसद के किसी अन्य सदस्य, अब देखिए मैंने यहां पर शब्द लिया संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर विपक्ष का ही कोई व्यक्ति इसको पेश करे, ऐसा नहीं है, सत्ता पक्ष का भी हो सकता है, बशर्ते शर्त यह है कि जो इसे पेश कर रहा है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद के अलावा यदि कोई विधेयक किसी अन्य संसद सदस्य द्वारा पेश किया जाएगा तो ऐसा विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। ये तो बात हुई प्रस्ताव पेश करने वाले के आधार पर प्रस्तावों के प्रकार। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि विधेयकों में निहित तत्वों के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, विधेयकों में निहित तत्वों के आधार पर, विधेयकों में निहित तत्वों के आधार पर विधेयकों के कितने प्रकार होते हैं। तो इस आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होंगे दोस्तों, 4 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, कि उस विधेयक में क्या लिखा हुआ है, इस आधार पर इन्हें 4 टाइप्स में आप बांट सकते हो। पहला टाइप्स क्या होगा, ठीक है, इसे दोस्तों कहेंगे साधारण विधेयक। कैसा विधेयक दोस्तों, साधारण विधेयक। दूसरा जो विधेयक होगा दोस्तों इसे कहा जाएगा धन विधेयक, वित्त विधेयक, इसे कहा जाएगा, थोड़ा सा पॉज करिए यार, स्टार्ट करें। तो मैं बात कर रहा था, अभी हमने जाना कि विधेयक पारित करने वालों के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि विधेयक
में निहित तत्वों के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो विधेयक में निहित तत्वों के आधार पर विधेयक टोटल 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से दोस्तों? बात करते हैं। देखिए, पहला विधेयक जो होता है वो होगा दोस्तों साधारण विधेयक। कैसा विधेयक दोस्तों? साधारण विधेयक। ठीक है। दूसरा जो विधेयक होता है दोस्तों, इसे कहते हैं धन विधेयक। धन विधेयक। तीसरा जो विधेयक होता है इसे कहते हैं वित्त विधेयक। कैसा विधेयक? वित्त विधेयक। और चौथा जो विधेयक होता है इसे कहा जाएगा दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक। कैसा विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं। अभी संविधान में कौन कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं ये भी आप देख लीजिए। साधारण विधेयक का उल्लेख जो है वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 107 में। धन विधेयक का उल्लेख मिलेगा आपको अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110। और वहीं वित्त विधेयक का आपको उल्लेख मिलेगा दोस्तों अनुच्छेद 117 में। और संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 368 में। समझ रहा है आपको? ठीक है। हालांकि मैं इनकी डिटेल में फिर से चर्चा आपके साथ संसद वाले टॉपिक में करूंगा, लेकिन आप यहां पर समझिए विधेयक में निहित तत्वों के आधार पर विधेयकों के 4 प्रकार होते हैं। पहला विधेयक होता है साधारण विधेयक। किसी भी साधारण कानून से, साधारण चीज से लेकर जो संसद में कोई विधेयक लाया जाए वो साधारण विधेयक कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, सब आपने देखा होगा कि मान लीजिए कृषि अधिनियम वर्तमान में जो चल रहे हैं, कृषि अधिनियम चल रहे हैं, है ना, चर्चा के विषय बने। ये जो आएंगे ये किसके तहत आएंगे? साधारण विधेयकों के तहत आएंगे। ठीक है। दूसरा होता है धन विधेयक। ठीक है। दरअसल धन विधेयक जो है, धन विधेयक भारत की आय और व्यय से रिलेटेड जितने भी विधेयक होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? धन विधेयक कहलाएंगे। ठीक है। और ऐसे विधेयक जिनमें किसी ना किसी प्रकार के टैक्स या कर की बात की गई हो, वो या फिर भारत की संचित निधि के ऊपर वो भारित हो, तो वो कहलाएंगे वित्त विधेयक। ध्यान रखिएगा, हर वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, लेकिन हर धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता। और यहां पर यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि कौन सा विधेयक, कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक माना जाएगा, इस बात का अंतिम निर्णय जो किया जाएगा वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और अंतिम और लास्ट जो है वो है संविधान संशोधन विधेयक। यदि संविधान में संशोधन करने से रिलेटेड कोई विधेयक लाया जाए तो वो आता है अनुच्छेद 368 के अंदर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक भी हैं जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप याद रखिए, जो संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से विधेयक? ऐसा पहला विधेयक होता है जो अनुच्छेद 3 से रिलेटेड हो, यानी कि राज्यों के गठन से परिवर्तन से संबंधित, राज्यों के नाम परिवर्तन से संबंधित, सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित। समझ रहे हो ना? ठीक है। यहां पर मतलब भारत में कोई विधेयक कुछ लाना है, कुछ नहीं लाना है। ठीक है। अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक जो है वो, ठीक है। और धन विधेयक, और इसके अलावा व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला कोई विधेयक। ठीक है। ऐसे जो विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये कुछ ऐसे विधेयक हैं जो संसद में केवल तभी पेश किए जाएंगे जब उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिल चुकी हो। ठीक है। तो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे किसकी दोस्तों? संयुक्त बैठक की। संयुक्त बैठक का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल 108 में, अनुच्छेद 108 में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें मैंने आपको बताया कि यदि संसद के दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक को लेकर मान लीजिए गतिरोध पैदा हो जाएगा तो राष्ट्रपति जो है वो संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है। चूंकि यहां पर विधेयकों की बात चली तो हमने विधेयकों के संबंध में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया और हमने जाना कि विधेयक जो है वो पेश करने वालों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। ठीक है। और फिर हमने देखा कि सरकार विधेयक में निहित तत्वों के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। कौन कौन से? साधारण विधेयक कौन से आर्टिकल में? 107 में। उसके अलावा धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 और संविधान संशोधन विधेयक 368। ठीक है दोस्तों, यह विधेयक थे। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं
कि वर्तमान समय तक की अगर हम बात करें तो संविधान में अब तक या फिर हम कहें कि संसद की अब तक कितनी संयुक्त बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना दोस्तों कि अब तक संसद की केवल 3 संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं। देखिए पहली जो संयुक्त बैठक थी ये किस विधेयक पर बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जब हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने दहेज अधिनियम के ऊपर दहेज अधिनियम के ऊपर एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। देन दूसरी जो बुलाई गई वो इंदिरा गांधी के समय में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो बैंकिंग अधिनियम के ऊपर बुलाई गई। और तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्रधानमंत्री थे और संसद भवन पर हमला हुआ तो उन्होंने एक निरोधात्मक कानून बनाया। ठीक है, माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे और एक विधेयक बनाया गया जिसका नाम था पोटा अधिनियम, पोटा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, 2002 की ये बात है। ठीक है, बहुत ही कठोर कानून था, बहुत सारे निर्दोष लोगों को इसके द्वारा जेल में जाना पड़ा, वो एक अलग बात है, चलो छोड़िए। तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के द्वारा भी हमें संसद की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी। तो अब तक 3 बार ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने अनुच्छेद 108 की बात कर ली। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, अनुच्छेद 111। ठीक है, जैसा कि आप नाम से समझ चुके होंगे, आर्टिकल 111। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। देखिए सबसे पहले तो यह समझिए कि ये वीटो शब्द क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो वीटो शब्द है ना, ये वीटो जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होगा रोकना। क्या होता है दोस्तों? रोकना। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति की इन शक्तियों के संबंध में संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है। फिर हम इन्हें वीटो क्यों कहते हैं? तो दरअसल इन्हें आम भाषा में वीटो इसलिए कहा जाता है कि जो वीटो पावर्स हैं, ये वीटो पावर्स अमेरिकी संविधान के समान है। ठीक है, अमेरिका के संविधान में भी राष्ट्रपति को विधेयकों के संबंध में सहमति देने या नहीं देने के आधार पर उसको 4 प्रकार की वीटो शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो उसके समकक्ष ही 3 प्रकार की हैं, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहां पर इसीलिए आम भाषा में, क्योंकि अमेरिका के संविधान में इनको वीटो पावर्स कहा गया है, इसलिए हम भारत में भी इनको वीटो पावर्स के नाम से जानते हैं। तो वीटो पावर्स क्या होती हैं? ठीक है, तो जैसे हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि कोई विधेयक अधिनियम तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए या राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले एक बिल आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक, और जब उस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति मिल गई तो वो कहलाया CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर बात यही है कि राष्ट्रपति किसी बिल पर या विधेयक पर अपनी स्वीकृति देगा या नहीं देगा, या उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेगा। इस संबंध में उसको कुछ शक्तियां दी गई हैं। उन्हीं शक्तियों को अनुच्छेद 111 में बताया गया है, जिन्हें हम वीटो पावर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कौन कौन सी पावर है। तो देखिए पहली जो शक्ति है इसे हम देंगे नाम आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो, या इसे आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, आत्यांतिक ऑब्लिक एब्सोल्यूट वीटो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एब्सोल्यूट, सीधे सीधे बिल्कुल किसी चीज को नकार देना। ठीक है, तो दरअसल इस वीटो में अगर हम बात करें तो इस वीटो के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है, ठीक है, वो राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से मना कर देता है,
देता है। ठीक है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि भैया ये जो विधेयक है ये सही नहीं है, देश हित में नहीं है, या फिर ये कानून नहीं बनना चाहिए, तो राष्ट्रपति संसद के किसी सदन द्वारा या संसद के सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से पूर्ण रूप से मना कर देता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से मना कर देता है। इसीलिए इसे कई बार पूर्ण वीटो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? पूर्ण वीटो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से उस पर मना कर देता है। ठीक है, अगर हम इसके प्रयोग की बात देखें तो अब तक केवल इसका एक ही बार प्रयोग हुआ है, जब 1951 में, सॉरी, देखिए अब यदि हम इस वीटो के अब तक के प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग केवल एक बार देखने को मिला, वो था 1954 में। 1954 में हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र बाबू। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस एक विधेयक था जिसका नाम था दोस्तों पेप्सू विधेयक, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, आज का जो पंजाब है ना, ये पहले पेप्सू के नाम से जाना जाता था। तो इस पेप्सू विधेयक पर जो पहला पूर्ण वीटो का प्रयोग देखने को मिला वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद किसी भी राष्ट्रपति ने वर्तमान समय तक इसका प्रयोग नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे वीटो की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा दूसरा वीटो है दोस्तों, इस वीटो का नाम क्या है? इस वीटो का नाम है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी, और इसको आप सस्पेंसिव वीटो के नाम से भी जानते हो। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है आप इसकी प्रकृति को जान सकते हैं, सस्पेंसिव, यानी कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने या ना देने के संबंध में सस्पेंस बना के रखता है, यानी कि वो ना तो स्वीकृति देता है और ना ही उससे स्वीकृति देने से मना करता है। दरअसल इस वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु, किसके हेतु दोस्तों? पुनर्विचार हेतु संसद के पास वापस लौटा देता है, समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, तो यह है निलंबनकारी वीटो, और इसका प्रयोग हमें आज तक कई बार देखने को मिला है। जैसे मैं बात करूं 1991 की, ठीक है, 1991 में हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे आर वेंकटरमन। ठीक है, आर वेंकटरमन जो हैं, इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। ठीक है, अच्छा, मैं बात कर रहा था निलंबनकारी वीटो के प्रयोग के संबंध में। तो इसका पहला प्रयोग 1991 में आर वेंकटरमन के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? आर वेंकटरमन के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, आर वेंकटरमन ने 1991 में, कब दोस्तों? 1991 में जो हमारे सांसद हैं, सांसदों के वेतन भत्तों में, किसमें दोस्तों? वेतन भत्तों में बढ़ोतरी से संबंधित जो विधेयक था उसके ऊपर पहली बार 1991 में इसका प्रयोग किया था। वजह यह थी कि क्योंकि धन विधेयक से रिलेटेड है और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर ही संसद में पेश कर दिया गया था। देन उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग 1997 में देखने को मिला, जब हमारे राष्ट्रपति होते थे के आर नारायणन। ठीक है, के आर नारायणन जो हैं, के आर नारायणन के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार में, कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित एक विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार किया और उस विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु वापस लौटा दिया। ठीक है, और इसका जो रिसेंट में हमें एक यूज देखने को मिला, वो देखने को मिला था सन 2006 में, जब, ठीक है,
2006-7 की बात है दोस्तों ये, ठीक है। जब राष्ट्रपति हुआ करते थे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ठीक है। माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हैं, ये इन्होंने इस विधेयक का जो इस वीटो पावर्स का जो प्रयोग किया, वो किया था कब दोस्तों? वो एक विधेयक पर किया था, वो भी सांसदों की अयोग्यता से निर्धारण था। सांसदों की अयोग्यता निर्धारण, ठीक है। सांसदों की अयोग्यता निर्धारण से संबंधित एक विधेयक था, जिसे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने पुनर्विचार हेतु वापस संसद को लौटा दिया, ठीक है दोस्तों। ये तीन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दूसरी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं अपनी अंतिम वीटो पावर्स की, ठीक है, ठीक है, अंतिम वीटो पावर्स। और जो अंतिम वीटो पावर्स है दोस्तों, इसे आप एक नए नाम से जानोगे और इसका नाम होगा पॉकेट पॉकेट या फिर जेब। हम हिंदी में जेब बोलते हैं ना, हमारी शर्ट की जेब होती है, बहुत से बच्चे से जेबी बोलते हैं, जो गलत है ना। इसे कहते हैं जेब वीटो, ठीक है, और इसी को हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होती है पॉकेट वीटो और जेब वीटो? जैसा कि इसके नाम से ही संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा, इस विधेयक के अंतर्गत हम पाएंगे कि राष्ट्रपति जो है वो किसी विधेयक पर ना तो अपनी स्वीकृति दे रहा है, ना देने से मना कर रहा है, बल्कि किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए, देखिए दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में ये समय पूछा गया है, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए, ये यहां पर ध्यान रखिएगा, अनिश्चित काल के लिए अपने पास जो है वो सुरक्षित रख लेता है, ठीक है ना। और इस वीटो का जो प्रयोग है वो केवल एक बार ही देखने को मिला था 1986 में, ठीक है। 1986 में जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री ज्ञानी जेल सिंह जी, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह जी ने डाकघर संशोधन विधेयक पर, किस पर दोस्तों? डाकघर संशोधन विधेयक पर इस वीटो का प्रयोग किया 1986 में, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं, कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। वीटो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। पहली वीटो एब्सोल्यूट वीटो, या फिर हम उसे क्या कहेंगे, उसे पूर्ण वीटो के नाम से जानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इस वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से पूर्ण रूप से मना कर देता है। इस वीटो का प्रयोग केवल एक बार 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया पेप्सो विधेयक पर। दूसरी जो वीटो है वो निलंबनकारी वीटो है, ठीक है। कौन सी है दोस्तों? निलंबनकारी वीटो, ठीक है ना। निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत हमने देखा कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को, ठीक है, संसद के पुनर्विचार हेतु वापस लौटा देता है, ठीक है। और इस वीटो का प्रयोग अब तक कितनी बार देखने को मिला दोस्तों? 3 बार देखने को मिला, ठीक है ना। कौन कौन से विधेयकों पर? पहले 1991 में आर वेंकट रमन के द्वारा सांसदों के वेतन भत्तों से बढ़ोतरी से संबंधित विधेयक पर किया गया। दूसरा 1997 में डॉक्टर के.आर. नारायणन के द्वारा यूपी बिहार में राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए इसमें किया गया। देन उसके बाद 2006-7 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा सांसदों की अयोग्यता निर्धारण से संबंधित एक विधेयक संसद द्वारा लाया गया था, उस पर किया गया था। तीसरी जो हमने वीटो देखी, इसे जेब वीटो या पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। और इस वीटो के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ठीक है। और यहां पर ये समय जो है ये निश्चित नहीं है। इस वीटो का अब तक केवल एक प्रयोग देखने को मिला है 1986 में तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, जब उन्होंने डाकघर संशोधन विधेयक पर यह काम किया, ठीक है। साथ ही में एक विशेष नोट देखकर आप एक चीज लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे दोस्तों? वो ये है, ठीक है, कि आप ध्यान रखिएगा ऐसे विधेयक जो
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश किए जाते हों, पेश किए गए हों या किए जाते हों, किए गए हैं, उन पर वीटो प्रयोग नहीं हो सकता, प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप बात कर सकते हो अनुच्छेद 3 से रिलेटेड, अनुच्छेद 3 से, या मैं यूं कहूं स्पष्ट रूप से धन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, इन विधेयकों पर वीटो का प्रयोग नहीं हो सकता, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कई हैं, ठीक है, बात करेंगे उनकी चर्चा हम संसद के टॉपिक में। ठीक है, ये कुछ ऐसे विधेयक। तो आई होप अनुच्छेद 111 आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अंतिम शक्ति की। अंतिम एक विधायी शक्ति है जो जरूरी है आपके लिए जानने के लिए, वो है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। कौन सी शक्ति दोस्तों? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिसका उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 123 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा हमारे नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आई होप आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को। अब साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें। शॉर्ट नोट्स बनाना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, सिर्फ टॉपिक जो मेन हेडिंग है, ठीक है, जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं को लेते हुए चलना है। उससे ये होगा कि जब आपके एग्जाम नजदीक होंगे तो आप हर सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से जल्दी से और रिवाइज कर सकते हो कम समय में, क्योंकि उस समय आपको समय मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और साथ साथ बनाइए। पढ़ रहे हैं साथ साथ आप वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि तेज चल रहा है तो आप पॉज कीजिए, उसको लिखिए, उसको शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे और कल राष्ट्रपति की आपातकालीन नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में भी चर्चा करेंगे।